तो हम सभी ने देखा है कि यदि कोई पेंसिल इस प्रकार जल में डूबी हो कि उसका कुछ हिस्सा जल के बाहर और कुछ हिस्सा जल के अंदर हो, तो पेंसिल जल के सतह से नीचे टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण जल के सतह तक आती है तो यहाँ से उसको सीधा जाना चाहिए, बट वो क्या करती है कि यहाँ से उसके सतह से थोड़ा सा हल्का सा झुक जाती है, जिसकी वजह से ये पेंसिल हमें टेढ़ा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि प्रकाश अगर यहाँ से दो मीडियम हो गया फ्रेंड्स, यहाँ नीचे पानी है और यहाँ पे हवा, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये चाल में परिवर्तन होने के कारण ही इसका चाल में ह्रास हो गया है, जिससे ये थोड़ा सा झुक गई है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी यहाँ दो मीडियम है, एक मीडियम यहाँ है और एक मीडियम यहाँ। तो यहाँ भी फ्रेंड्स ऊपर हवा है और नीचे पानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी जब प्रकाश की किरण आती है तो इसके सतह से वो थोड़ा सा झुक जाती है नीचे की तरफ, जबकि इसको जाना चाहिए सीधे। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी वही चीज़ है कि प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो उसके चाल में परिवर्तन हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से दो प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल को लेकर पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक हवा या निर्वात में होती है। और फ्रेंड्स, कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति घंटा। और फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न ये होता है कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे कम हीरे में होती है और वो होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ देख लेते हैं, प्रकाश की चाल माध्यम बदलने पर बदल जाती है। तो यहाँ से हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक थी, वो थी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ठोस में गई तो घट गई 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गई। इसका मतलब फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, हवा या निर्वात में, और सबसे कम किस में होती है, ठोस में। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ बात किया जाए ऐसे, सिर्फ अगर इतने पे दो ठो प्रश्न बने कि प्रकाश की चाल द्रव और गैस किस में सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक किस में होती है फ्रेंड्स, गैस में। अगर प्रश्न इतने से बने, इतने से कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक ठोस और द्रव किस में होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है फ्रेंड्स, द्रव में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं। हम जानते हैं मीडियम यानी माध्यम क्या होता है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, माध्यम मतलब होता है मध्य का या साधन या सहायता। तो फ्रेंड्स, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायक बीच का पदार्थ ही माध्यम कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हमने देखा है कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर निर्वात से होते हुए आता है फ्रेंड्स। इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो अगर पृथ्वी पे बात किया जाए तो ध्वनि को चलने के लिए मीडियम क्या है फ्रेंड्स, हवा है। हम हवा में बातचीत करते हैं और यहाँ से ध्वनि निकलती है, तो इस हवा के सहायते दूसरे व्यक्ति के कान के यहाँ पहुँचती है, जिससे वो ध्वनि हमें सुनाई देती है। बट प्रकाश को ऐसी कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता नहीं है, वो बिना माध्यम के भी चल सकती है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। मीडियम दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है विरल और एक होता है सघन। तो विरल किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ऐसा मीडियम जिसके कण दूर दूर हों। ऐसा मीडियम जिसके कण दूर दूर हों उसे विरल माध्यम कहते हैं, और ऐसा मीडियम जिसके कण पास पास हों उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हवा और पानी में बात किया जाए कि कौन सघन और कौन विरल है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हवा विरल और पानी सघन होगा। बट फ्रेंड्स, अगर यही बात किया जाए पानी और कांच में कौन सघन और कौन विरल है, तो पानी विरल और कांच सघन होगा। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे हवा और पानी की बात किया जा रहा था, तो हवा और पानी में हवा के कण दूर दूर होंगे और पानी के कण पास पास होंगे, तो हवा विरल हो गया और पानी सघन हो गया। लेकिन यहाँ पे पानी और कांच की बात किया जा रहा है, तो पानी के कण यहाँ पे कांच की अपेक्षा दूर दूर हैं, तो यहाँ पानी विरल हो गया और कांच सघन हो गया। बट फ्रेंड्स, अगर यही बात किया जाए कांच और हीरा में,
तो कांच विरल हो जाएगा और हीरा सघन हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, अगर अकेला हमें कोई पूछ ले कि पानी, केवल पानी की बात की जाए फ्रेंड्स, कि पानी सघन है कि विरल, तो ये कह पाना मुश्किल होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो किसी के, जब तक किसी के अपेक्षा या किसी से तुलना करके नहीं पूछा जाए तब तक नहीं बताया जा सकता कि पानी अकेला सघन है कि विरल। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं अकेला न तो विरल हो सकता है और न ही सघन। विरल तथा सघन एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्रकाश में कुछ घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं। पहला, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो फ्रेंड्स, एक और चीज जान लेते हैं कि ठोस तथा द्रव के पृष्ठ तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, बट अगर द्रव में प्रकाश चला जाए तो वो प्रकाश का अपवर्तन होता है फ्रेंड्स। इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रकाश को विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा क्या क्या बताया गया। तो फ्रेंड्स, समझते हैं हम इस बात को। सबसे पहले न्यूटन ने प्रकाश के बारे में बताया फ्रेंड्स कि प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में चलता है, और इस सिद्धांत को कणिका का सिद्धांत कहा गया। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ तर्क जो इन्होंने तर्क को स्पष्ट नहीं कर पाया, जिनके कारण इनका सिद्धांत गलत साबित हुआ फ्रेंड्स। देखते हैं। तो ये एक कांच है फ्रेंड्स, और इस कांच पे जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो इस पे टकराने के बाद पुनः उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो फ्रेंड्स, जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है तो उन्होंने बताया कि प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए, बट इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगने के कारण ये थोड़ा सा इसके तरफ झुक के जा रही है फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स, जब उनसे पूछा गया जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाती है तो वो क्यों थोड़ा सा झुक जाती है, तो फ्रेंड्स उन्होंने बताया कि प्रकाश की किरण इस सतह पर टकराने के बाद उसको सीधे चली जाती, बट इनके और इनके बीच प्रतिकर्षण बल होने के कारण ये थोड़ा सा उसे दूर हटके जा रही है। तो फ्रेंड्स, जब उनसे पूछा गया कि सेम घटना और सेम किरण होने के कारण भी, मतलब एक ही किरण होने के कारण ही इन दोनों के बीच कभी आकर्षण बल लग रहा है, कभी प्रतिकर्षण बल, ऐसा क्यों, तो उन्होंने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया, जिनके कारण उनके इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया गया। उसके बाद आए हाइजेंस, और हाइजेंस ने बताया कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है और प्रकाश यांत्रिक तरंग के रूप में चलता है। जब उनसे पूछा गया कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आती है तो बीच में बिना मीडियम होते हुए भी प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच पाती है, तो अगर ये यांत्रिक तरंग होती तो ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे फ्रेंड्स ध्वनि है, तो ध्वनि को चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होगी, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकता। तो जब इसके बारे में फ्रेंड्स हाइजेंस से पूछा गया तो हाइजेंस ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने बताया कि वो प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आती है तो बीच में जो काल्पनिक माध्यम पड़ता है फ्रेंड्स, उस काल्पनिक माध्यम को इन्होंने ईथर नाम दिया फ्रेंड्स। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर तीसरा अगर माध्यम कोई है तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, ईथर, जो काल्पनिक माध्यम है, और इसके बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है फ्रेंड्स। तो इसीलिए यह सिद्धांत पूर्ण रूप से ना ही गलत साबित हुआ और ना ही सही। तो फ्रेंड्स, ये काल्पनिक माध्यम याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे कि प्रकाश को यांत्रिक तरंग किसने बताया था, हाइजेंस ने। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, उन्होंने बताया कि प्रकाश यांत्रिक तरंग के रूप में चलता है। तो फ्रेंड्स इस बात को याद रखिएगा कि किसने बताया था कि प्रकाश यांत्रिक तरंग के रूप में चलता है, तो हाइजेंस ने बताया। फिर उसके बाद आया मैक्सवेल, और इन्होंने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बट फ्रेंड्स जब इनसे बात किया गया रमन इफेक्ट के बारे में, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं रमन इफेक्ट क्या है। तो रमन इफेक्ट ये है कि जब कोई प्रकाश किसी तरल पदार्थ पे पड़ता है तो फैलता है। बट फ्रेंड्स अगर बात किया जाए विद्युत चुंबकीय तरंग की, तो वो किसी भी तरल पदार्थ पर पड़ने से नहीं फैलता। रमन इफेक्ट जैसे कई क्वेश्चंस का जवाब मैक्सवेल का सिद्धांत नहीं दे पाया, जिसकी वजह से ये भी गलत साबित हुआ। तो फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं। ध्यान रहे कि प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल ने। फिर उसके बाद प्लांक आए और उन्होंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेज के रूप में चलता है, और इस बंडल अथवा पैकेज को क्वांटा या फोटान कहते हैं। फ्रेंड्स यही सिद्धांत अब तक चलता आ रहा है फ्रेंड्स। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, इनके सिद्धांत को क्वांटम सिद्धांत कहा गया। तो क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया था फ्रेंड्स, और एक फोटान की ऊर्जा इन्होंने बताई थी E = h μ, जहां h प्लांक नियतांक है और इसका वैल्यू होता है फ्रेंड्स
6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड्स, और जहां म्यू प्रकाश की आवृत्ति है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।